हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, शाम शाम दोस्तों, है ना। सो बच्चों, क्लास मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बेटा। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन करिए फास्ट। एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, एक बार आप लोग मुझे कमेंट में कंफर्म करा दीजिए कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, मेरी आवाज आ रही है आप सभी बच्चों तक। एक बार आप सभी के सभी दोस्त जल्दी से कंफर्म करा देंगे, ठीक है। और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग अपना आज का शानदार सेशन यानी कि जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। आज वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उनको अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो एक बार सभी लोग सेशन में जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। डन। तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। आप लोग जल्दी से ट्राई करना कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया। ओके, चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये रहा। पहला क्वेश्चन है, आप जल्दी से कमेंट में करके दिखाएंगे कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:7, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। यानी कि अगर दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। जल्दी से कमेंट में आप लोग आंसर देने की, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। क्या होगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात? 4:9 होगा, 2:3 होगा, 4:5 होगा, या 5:6 होगा? सभी लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे मेरे को फास्ट, क्या होगा इनका क्षेत्रफल का अनुपात। जल्दी से बताएंगे सभी लोग कमेंट में फास्ट, है ना। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है जल्दी से। आयतन का अनुपात दे रखा है और आपको सतह का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। बताइए जल्दी से फास्ट क्या होगा। तो देखो, हम सभी लोग एक बात जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि भैया जो आयतन का अनुपात होता है, जो आयतन का अनुपात होता है वो होता है क्यूब के रूप में। जो आयतन का अनुपात होता है वो होता है क्यूब के रूप में। और जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो होता है वर्ग के अनुपात में, है ना। यानी कि क्षेत्रफल में वर्ग होता है और आयतन में क्यूब होता है ना। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि भैया वॉल्यूम में हम क्यूब करते हैं और एरिया में हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है कि वो है 8:27। तो आप मुझे बताओ ये 8 किसका क्यूब होगा? तो आप बोलोगे 8 होगा भैया 2 का क्यूब, और ये 27 किसका क्यूब होगा? आप बोलोगे ये होगा 3 का क्यूब। यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब का वैल्यूज हमको दे रखी है ना। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। यानी कि अगर मुझे इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो फिर मुझे 2 का वर्ग करना पड़ेगा और 3 का वर्ग करना पड़ेगा। तो 2 का वर्ग आएगा 4 और 3 का वर्ग आएगा 9। यानी कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो होगा 4:9। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इजी था, बस इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी वजह से हमने शुरुआत आज के सेशन की इसी वाले क्वेश्चन से की है। समझ आया? तो याद रखने वाला कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में? वो ये है कि जब हम वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं तो हम क्यूब की फॉर्म में निकालते हैं। जब हम क्षेत्रफल का रेशियो निकालते हैं तो हम स्क्वायर की फॉर्म में निकालते हैं, वर्ग करना पड़ता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:9, अगर आयतन का अनुपात दे रखा है 8:27, ठीक है। डन। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन पहला वाला। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कोशिश करना करने की। वो ये कह रहा है द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 116 डिग्री। यानी कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग है 116 डिग्री, ठीक है। एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री, और उन दोनों ही कोणों का अंतर है 24 डिग्री। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या है, यानी कि जो मेजर है, जो सबसे छोटा एंगल है उस ट्राइंगल का, वो कितने डिग्री का होगा। ऑप्शन है 38 डिग्री, 28 डिग्री, 46 डिग्री या फिर 64 डिग्री।
तो देखो हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं, सभी लोग, आप लोग कहोगे कि हाँ भैया ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब उसने क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, उसने दो एंगल्स का सम दे दिया 116 डिग्री। उसने कहा है ना कि दो कोणों का योग है 116, तो तीसरा कोण यहां से निकलकर आ जाएगा कितना, तो आप बोलोगे भैया जो तीसरा कोण होगा, थर्ड एंगल जो होगा वो हो जाएगा 180 में से 116 को घटा दो, तो यानी कि तीसरे एंगल की वैल्यू हमें यहां पर मिल जाएगी डायरेक्ट। तो 10 में से 6 गया बचेगा 4, 7 में से 1 गया बचेगा 6, यानी कि तीसरा कोण मिल गया हमको, है ना। हमको थर्ड एंगल की वैल्यू मिल गई कि भैया जो थर्ड एंगल होगा इस ट्रायंगल का वो होगा 64 डिग्री। अब दो एंगल बचे हैं, मान लेते हैं कि अगर एक एंगल x है और एक एंगल y है, तो दोनों ही एंगल का योग हमें दे रखा था कितने डिग्री, 116 डिग्री, और दोनों ही एंगल्स का हमें अंतर भी दे रखा है कितना, 24 डिग्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, x और x जुड़ जाएंगे तो 2x, अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 और 4 10 आएगा, 12 और 2 14 आएगा। समझ आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 140 बटे में 2, यानी कि एक एंगल आएगा इसमें 70 डिग्री का, है ना। तो तीसरा एंगल हो गया 64 का, और दूसरा एंगल कितने का हो जाएगा, आप बोलेंगे दूसरा जो एंगल होगा, एक एंगल आएगा कितने डिग्री का इसमें, 70 डिग्री का। अब बचा एक और एंगल, यानी कि पहला एंगल मान लो, तो पहला एंगल कितने डिग्री का होगा, पहला एंगल होगा इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा निकलकर। तो यानी कि अगर मैं 180 में से घटा दूं कितना, 70 प्लस 64 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 7 और 6 13, यानी कि 134, है ना। तो अगर आप 180 में से 134 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और 17 में से 3 गया तो 46 बचेगा। तो यानी कि तीनों ही कोण हमारे नजरों के सामने आ गए। एक एंगल होगा 64 डिग्री का, एक होगा 70 डिग्री का, और एक होगा 46 डिग्री का। कौन सा वाला पूछा है, त्रिभुज का सबसे छोटा वाला पूछा है, तो सबसे छोटा वाला होगा 46 डिग्री। द राइट आंसर होगा इसका 46 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल राइट होगा। अगर मान लो वो यहां पर ये पूछता कि इस त्रिभुज का सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का है, तो सबसे बड़ा एंगल आ जाता 70 डिग्री का। यहां पूछा गया है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा होगा 46 डिग्री का। अगर पूछा जाता कि सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो यहां पर एंगल का राइट आंसर हो जाता 70। यानी कि इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज की गई है वो ये की गई है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था ये। डन। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है दोबारा से। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। डन, कोई डाउट नहीं है, ओके डन डन डन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा ये वाला भी। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट to go to a distance of 100 km and come back to the original place if the speed of the stream is 5 km per hour and the speed of the boat in standing water is 15 km per hour। ठीक है, यानी कि वो आपसे ये कह रहा है कि यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और खड़ा नहीं होगा, यहां होगा शांत पानी, शांत पानी, जब पानी शांत है यानी कि पानी नहीं बह रहा तब, और शांत पानी में नाव की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो धारा है, जो पानी है, उसकी गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका जो नाव है उसकी गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। अब वही कह रहा है नाव द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी तक जाने और मूल स्थान पर वापस आने में लगा कुल समय कितना होगा। चलो कुल समय निकालना है। मान लेते हैं कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ये पानी बह रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। एक बार जो नाव है वो पानी की दिशा में 100 किलोमीटर आई है चलकर, 100 किलोमीटर चलकर आई है पानी की दिशा में, और एक बार यही नाव वापस जा रही है अपने मूल स्थान पर 100 किलोमीटर, दोबारा से लौट रही है।
तो आप क्या कहोगे, पानी तो भैया हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, बहेगा। तो यानी कि एक बार तो इस नाव की जो दिशा होगी वो एक बार तो पानी के साथ होगी, और एक बार नाव का जो डायरेक्शन होगा वो पानी के अपोजिट होगा। अब पानी की स्पीड कितनी है? आप बोलोगे भैया पानी की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा ठीक है। और नाव की स्पीड कितनी है? नाव की स्पीड है 15। तो जब ये नाव पानी के साथ साथ आ रही होगी, पानी की ही दिशा में बह रही होगी, तो 15 में 5 जुड़ गया होगा, यानी कि पानी ने अपनी चाल को भी जोड़ दिया होगा। तब इस नाव की चाल हो गई होगी 20 kmph, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब यही नाव पानी के विपरीत जा रही होगी तो आप बोलोगे भैया 15 में से 5 घट जाएगा, तो यहां पर जो स्पीड आएगी नाव की वो आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम अब 1 सेकंड में आ जाएगा। एक बार वो 100 किलोमीटर गया है नाव की दिशा में, मतलब पानी की दिशा में, तो पानी की दिशा में उसकी स्पीड कितनी है? 20। तो 100 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगा होगा? 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया यहां, तो आप बोलोगे 5 घंटे लगे होंगे यहां, जब ये नाव पानी के डायरेक्शन में गई होगी तब। और जब ये नाव पानी से अपोजिट आई है, पानी के विपरीत दिशा में चलकर आई है 100 किलोमीटर, तब इसकी स्पीड है 10 की, तो 0 से 0 कट गया, यहां उसे लगे होंगे 10 घंटे। तो यानी कि टोटल टाइम जो लगा है नाव को आने और जाने में मिलाकर वो होगा 15 घंटे। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भैया द राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 15 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो ये है कि जब भी नाव पानी की दिशा में जाएगी तो पानी अपनी चाल को भी नाव को जोड़ देता है, और जब भी नाव पानी की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो पानी नाव में से क्या करता है? अपनी चाल को खींच लेता है, यानी कि 15 में से 5 हट जाएगा। ठीक है कि नहीं? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा कि टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा 15 घंटे। वेरी गुड, बहुत सही आंसर, 15 घंटे बिल्कुल ठीक सभी का, है ना? जितने बच्चों का 15 आंसर आया है, बहुत सही आंसर आया है। वेरी गुड, कि उसको आने जाने में कुल मिलाकर 15 घंटे का टाइम लगेगा। डन? ओके, चलिए फिर अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्या है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करिएगा आप लोग। वो ये कह रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 84 रुपए। यानी कि ये 84 रुपए हमें क्या दे रखा है? ये 84 रुपए हमें 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। कितने रुपए है? 84 रुपए। ठीक है। वो कह रहा है यदि ब्याज की दर 4% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी है 4% की, टाइम भी दे दिया है 2 साल, है ना, 2 वर्षों का, ये रहा 2 वर्ष, 2 साल। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ निवेश की गई राशि कितनी है, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट में। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 84 रुपए, रेट दे रखी है 4% की, टाइम दे रखा है 2 साल का, और आपसे पूछा है कि ये बताओ मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। आप सभी लोगों को एक फॉर्मूला भी पता होगा कि 2 साल के साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी लोग एक बात जानते हो, एक बार मैं मार्कर का पेन चेंज कर लेता हूं, कि भैया 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है उसका फॉर्मूला होता है P गुणा में R बटे में 100 का वर्ग। तो 2 साल का अंतर आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 84 रुपए। P की वैल्यू निकालनी है, R दे रखी है 4 बटे में 100 का स्क्वायर। 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 से 100 कटेगा 25 बार, यानी कि ये वैल्यू आएगी 84 गुणा में P इंटू 1 बटे में 25 का वर्ग होता है 625। तो मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 84 गुणा में 625। अगर आप 84 का 625 में गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? जल्दी से आप गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 52500, है कि नहीं? 52500 आएगा राइट आंसर इसका। यानी कि 84 में अगर हम मल्टीप्लाई करते भी हैं किसका? आपका 625 का, तो राइट आंसर क्या आएगा? 52500 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर।
गुणा करके देख लो आप इधर, है ना, 625 इंटू 84, 4 पंजे 20, 2 हासिल का, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 हासिल का, 4 सिक्के 24 और 1 25, यानी कि 2500। जब 4 गुना 2500 है तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 5000। तो यह आएगा 00525। तो राइट आंसर आ जाएगा क्या, 52500। डन। 52500 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया आप लोगों के सामने, ठीक है, ओके डन। 52500 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जल्दी से कमेंट में करते हैं। ये चीज याद रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर बटे में 100 का स्क्वायर। डन, ओके। अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगला वाला। उसने कहा है कि 4 साल पहले ए और बी की औसत आयु 18 साल थी। 4 साल पहले ए और बी की औसत आयु 18 साल थी। अभी वर्तमान में ए, बी और सी की औसत आयु 24 साल है। तो पूछ रहा है 8 साल बाद सी की उम्र क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करना, गलती मत करना बस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर ट्राई करो। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 4 साल पहले ए और बी की औसत उम्र 18 साल थी, यानी कि हमने मान लिया कि ए और बी दोनों 18-18 साल के थे 4 साल पहले। अब वो ये कह रहा है कि अभी वर्तमान में 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और उन तीनों की औसत उम्र 24 साल है। तो पूछ रहा है कि 8 साल के बाद सी की औसत उम्र क्या, सी की उम्र क्या होगी, यह पूछ रहा है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करो जल्दी से और आंसर देने की कोशिश करो फास्ट। क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर, बताओ जल्दी से कमेंट में फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो चलो, है ना, सभी लोग ध्यान से देखो आराम से। एक बात बताओ, अगर मैं ये बात करता हूं मान लो 4 वर्ष पहले की, 4 वर्ष पहले, है ना, 4 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं तो 2 ही लोग की बात की गई है, ए और बी की। ये कहा गया है कि ए और बी की औसत उम्र 18 साल थी 4 वर्ष पहले। तो मान लेते हैं कि ए 18 साल का था और बी भी 18 साल का था 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले उन दोनों की उम्र का योग कितना हो गया, 18 और 18 36 साल 4 वर्ष पहले। अगर मैं वर्तमान की बात करूंगा, वर्तमान का मतलब होगा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ये 4-4 साल दोनों की उम्र बड़ी होगी। अगर ये 4-4 साल बड़ी होगी तो 18 और 4 22 और 18 और 4 22, यानी कि वर्तमान में इन दोनों की उम्र मिलाकर कितने वर्ष हो जानी चाहिए। आप बोलोगे वर्तमान में इन दोनों की उम्र का योग होना चाहिए 44 वर्ष। 4-4 साल दोनों में जुड़ जाएंगे ना, है ना, तो दोनों की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी, 22-22 साल। तो यानी कि दोनों की उम्र का योग होना चाहिए प्रेजेंट में कितना, 44 साल। लेकिन वर्तमान में 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और इन तीनों की औसत उम्र उसने कितनी बताई है, इन तीनों की औसत उम्र उसने बताई है 24 साल। यानी कि अगर मैं वर्तमान में इन तीनों की उम्र का योग निकालता हूं कि ये तीनों मिलाकर कितने साल के होंगे, तो 24 गुणा में 3, यानी कि इन तीनों की उम्र का योग आएगा 72 वर्ष वर्तमान में। अगर वर्तमान में ए और बी दोनों मिलाकर कितने साल के हैं, तो वर्तमान में तो ए और बी दोनों मिलाकर 44 साल के हैं। तो 44 प्लस सी बराबर होगा 72 वर्ष। इसका सीधा मतलब है कि सी की उम्र कितनी होगी, तो आप कहोगे भैया 72 में से 44 घटा दो, 12 में से 4 गया 8, और यहां बचेगा आपका 6 में से 4 गया 2, यानी कि सी की वर्तमान उम्र जो होगी वो होगी 28 साल। सी वर्तमान में 28 साल का होगा। तो पूछ क्या रहा है कि 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। तो अगर मैं इसमें 8 और जोड़ दूं 28 में, तो यानी कि 8 वर्ष बाद जो सी होगा वो 36 ईयर्स का होगा। तो
तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा कि सी की 8 साल बाद जो उम्र होगी भैया वो होगी 36 ईयर्स, 36 साल का होगा। सभी को समझ में आया? क्वेश्चन इजी था, लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे क्वेश्चन ने किया है वैसा ही आपको करना था इस क्वेश्चन में। सी की उम्र जो आएगी वो आएगी कितनी? 36 ईयर्स। कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लो जल्दी से। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। क्वेश्चन बढ़िया था, मजेदार क्वेश्चन था, आनंद आ गया होगा करके। अभी आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, अभी तो बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाने बाकी हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, डन, करें स्टार्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, फास्ट। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल अमाउंट एट 10% पर एनम। यानी कि कोई राशि है, कोई मूलधन है, तो वो पूछ रहा है कि ये बताओ उस मूलधन पर जो ब्याज मिलेगी 10% के हिसाब से, वो कितने समय में जो ब्याज होगी वो मूलधन की 0.125 गुना हो जाएगी, है ना। यानी कि कोई एक राशि है, हमें नहीं मालूम, 10% की उस पर ब्याज मिल रही है उस राशि पर, तो कितने वर्ष में जो उस पर जो ब्याज मिलेगी हमें वो मूलधन की 0.125 गुना हो जाएगी, ये पूछा गया है ना। बताओ जल्दी से, ट्राई करो एक बार और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो कि क्या आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 होल 1/4 ईयर्स होगा, 1 होल 3/4 ईयर्स होगा, 2 होल 1/4 ईयर्स होगा, या 2 होल 3/4 ईयर्स होगा। जल्दी से कमेंट में बताएंगे क्या होगा राइट आंसर इसका। डन, फास्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो ध्यान से इसको करते हैं अपन। ये जो क्वेश्चन है ये साधारण ब्याज का है। अच्छा, प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है ना, प्रिंसिपल हमें मालूम ही नहीं है। ओके, डन। तो हम जब प्रिंसिपल नहीं मालूम होता है तो हम मान लेते हैं कि लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। हमने मूलधन को क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए हमने मूलधन को मान लिया एक्स। बिना एक्स माने भी कर सकते थे आप, 100 भी मान सकते हो, मैंने यहां मूलधन को मान लिया एक्स। तो जो ब्याज होगी साधारण ब्याज, है ना, जो साधारण ब्याज होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी एक्स का 0.125। यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं वो हो जाएगी 0.125 एक्स के बराबर होगी ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू टाइम बटे में 100, ये होता है। हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है यहां पर, तो सब हमें दे रखा है। साधारण ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज है 0.125 एक्स, प्रिंसिपल है एक्स, रेट है 10% की, टाइम की वैल्यू निकालनी है बटे में 100। अब खाली बस कैलकुलेशन करके काट पीट करके आंसर निकालना है ना। तो काटा पीटी चालू करते हैं अपन जल्दी से। एक्स से एक्स कट गया, 0 से 0 कट गया, इसको हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 जीरो आएंगे, 1 2 3। 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 5 से काट लो इसको, 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। यानी कि जो टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 बटे में 4 साल। 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, 1 हासिल का बचेगा, नीचे 4। यानी कि 4 1 सही 1 बटे 4 साल में यह राशि जो है, जो साधारण ब्याज है, वो मूलधन की 10% के हिसाब से 0.125 गुना हो जाएगी। किस हिसाब से, 10% के हिसाब से। तो राइट आंसर आएगा 1 सही 1 बटे 4 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट रखनी थी वैल्यूज और आंसर आपका आ जाना था इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, 1 सही 1 बटे 4 साल में हो जाएगा ये काम जो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, डन। आया समझ में सभी बच्चों को, अच्छे से आ गया। एक बार बता दीजिए कमेंट में, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। कोई डाउट नहीं है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से फिर, है ना अपन।
ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन है ये वाला, रोम्बस का। रोम्बस आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट चतुर्भुज है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या होगा राइट आंसर। वो ये कह रहा है आपको एरिया निकालना है एक रोम्बस का जिसकी साइड है 13 सेंटीमीटर की और उसकी एक विकर्ण भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। तो उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर की है और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है। आप सभी लोग एक बात जानते हैं कि एरिया क्या होता है सम चतुर्भुज का। तो एरिया होता है पहली वाली विकर्ण गुणा में दूसरी वाली विकर्ण बटे में 2। यानी कि हमें अगर क्षेत्रफल की वैल्यू निकालनी है तो हमें दोनों विकर्णों की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें एक विकर्ण की वैल्यू तो पता है 10 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी। जब दूसरे विकर्ण की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई करके 2 से भाग लगा देंगे तो इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दूसरी विकर्ण कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखो, बहुत आसान है। एक सम चतुर्भुज ड्रॉ करो पहले ताकि आपको समझ में आए कि दूसरी विकर्ण कैसे आएगी। ये मान लो एक सम चतुर्भुज मैंने खींच दिया, ठीक है, इसकी एक विकर्ण ये रही, ओके, और इसकी एक और विकर्ण खींच लेते हैं अपन, मान लो ये रही एक विकर्ण, इसकी ये रही, डन। इस विकर्ण इस सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 होगी। चारों भुजाएं बराबर होती है ना सम चतुर्भुज की। सम चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी समद्विभाजित कर देती हैं, यानी कि ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। अब ध्यान से समझो आप, इसका एक विकर्ण अगर 10 का है तो ये भी 5 की हो गई और ये भी 5 की हो गई। और ये एक समकोण त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? ये एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं अगर एक 5 की है और एक 13 की है तो तीसरी भुजा कितने की होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि भैया फिर तीसरी भुजा होती है 12 की, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनती है 5, 12, 13। तो यानी कि ये वाली भुजा आ गई 12 की, तो ये भी 12 की आ गई, यानी कि पूरे दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई? तो जो सेकंड विकर्ण आया निकलकर, सेकंड विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई दूसरे वाले विकर्ण की? तो आप बोलोगे वो हो गई भैया 12 + 12 यानी कि 24 आ गई। अब एरिया निकाल लो। एरिया बराबर होता है पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण बटे में 2, यानी कि पहला विकर्ण है 10, दूसरा विकर्ण है 24 बटे में 2। 2 से काटोगे 24 गया 12 बार, और 12 का अगर आप 10 में गुणा करेंगे तो यानी कि इस सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सम चतुर्भुज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चतुर्भुज है आप लोगों की एग्जाम के लिए। इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना कि इसकी सारे ही साइड जितनी भी भुजाएं हैं वो सब बराबर होती हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी डायगोनल्स जो होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, इसीलिए यहां पर समकोण त्रिभुजों का निर्माण होता है। और अगर समकोण त्रिभुजों का निर्माण होता है तो आपको पता है फिर तो ट्रिपलेट लगती है वहां पर, ठीक है कि नहीं? तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, ट्रिपलेट से सेकंड विकर्ण की वैल्यू निकाल ली कि सेकंड डायगोनल होगी 24, दोनों ही डायगोनल को गुणा करके 2 से भाग लगा दिया और आंसर आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस रोम्बस का क्षेत्रफल होगा, इस समचतुर्भुज का एरिया होगा। डन, क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया लगा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से आगे की तरफ, ठीक है? ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन, करके दिखाओ जल्दी से फास्ट। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करना, बहुत आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ो जल्दी से और फिर आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। यानी कि एक कोई गोला है, उस गोले की त्रिज्या और एक कोन है उसके आधार की त्रिज्या समान है, ठीक है? और बोला है एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज डबल द वॉल्यूम ऑफ द कोन। यानी कि उस गोले का आयतन
शंकु के आयतन का दुगना है। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या है। जल्दी से ट्राई करेंगे आप लोग। 2:1 आएगा, 1:2 आएगा, 2:3 आएगा या 3:2 आएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो ही शेप हैं, एक गोला है, मान लो इसकी त्रिज्या r है, और एक शंकु है। क्या है? एक शंकु। शंकु का आधार भी कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है? r है, और मान लो ये इसका h हाइट है ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, स्फीयर का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। और कोन का कितना होता है? कोन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन उसने बोला है कि गोले का आयतन जो है वो शंकु के आयतन का दुगना है। यानी कि अगर ये गोले का आयतन है तो ये शंकु के आयतन का दुगना है। यानी कि अगर आप इन दोनों को बराबर करना चाहते हो तो शंकु वाले में 2 का गुणा करना पड़ेगा आपको, तब जाकर वो गोले के आयतन के बराबर हो पाएगा। अब काटा पीटी करनी है, काटा पीटी चालू कर दो जल्दी से। तो 3 से तो 3 गया भैया, पाई से पाई गया, यहां r 2 बार है, यहां r 3 बार है, खाली 1 बार r बचेगा यहां। ठीक है कि नहीं? 2 से अगर आप काटेंगे तो ये 2 बार कट गया, यानी कि बचा क्या? 2r बराबर आएगा हाइट के। तो यानी कि अगर मुझे h/r की वैल्यू चाहिए, ये r नीचे आ गया तो यहां क्या बचेगा? 2 में नीचे कुछ नहीं है तो 1। यानी कि शंकु के हाइट और त्रिज्या का अनुपात आएगा 2:1 का। शंकु की हाइट और उसकी त्रिज्या का रेशियो क्या आएगा? वो रेशियो आएगा 2:1, यानी कि जो ऊंचाई होगी वो त्रिज्या की दुगनी होगी। तो द राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2:1 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बीच में अनुपात आएगा 2:1। बिल्कुल सही आंसर सारे आप लोगों के, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि वो इन क्वेश्चन से ये जानना चाह रहा होता है कि क्या आपको इन आकृतियों का आयतन का फॉर्मूला आता है या नहीं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको दोनों के आयतन का फॉर्मूला नहीं आता बेटा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है कि नहीं? तो मेंसुरेशन में फॉर्मूलेस याद होना बहुत जरूरी होते हैं कि किसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन का जरूर याद रखना, क्योंकि जब भी कोई भी क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D का आएगा तो वो हमेशा आयतन पर आता है ज्यादातर। ठीक है कि नहीं? तो आयतन वाले क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से याद रखना, फॉर्मूलेस को। बढ़ते हैं अपन लोग आगे की तरफ, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? वो ये होगा। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। इसको करने के मैं आप लोगों को 2 तरीके सिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेना। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से ट्राई करिए। क्वेश्चन में दे रखा है अगर a क्यूब बराबर है 335 प्लस b का क्यूब और a बराबर दे रखा है 5 प्लस का b, तो आपसे पूछ रहा है कि a प्लस के b की वैल्यू क्या होगी। a प्लस का b का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट में बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, फास्ट। बताइए जल्दी से क्या होगा। a क्यूब बराबर है 335 प्लस का b क्यूब और a बराबर है 5 प्लस का b। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। एक कंडीशन भी दे रखी है कि अगर a का वैल्यू और b का वैल्यू दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ना तो 0 के बराबर है ना ही 0 से कम है। देखो पहला बेसिक तरीका कॉन्सेप्ट अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं इस लाइन को लिखना चाहूंगा तो उसको क्या लिखूंगा, मैं बी क्यूब को उधर ले गया। अगर मैं बी क्यूब को उधर ले गया तो यहां क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर बचेगा 335। बचेगा कि नहीं? बोलोगे हाँ भैया।
ए क्यूब माइनस का बी क्यूब 335 के बराबर है। ऐसे अगर मैं बी को यहां से उधर ले जाऊंगा तो बी माइनस का हो जाएगा, तो आप कहोगे ए माइनस बी बराबर आएगा 5। तो अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी कि हमें कोई ऐसी दो संख्याएं सोचनी है ए और बी की वैल्यूज जिनको घटाने पर तो 5 आता है और उनके क्यूब का अंतर होता है 335। ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। यानी कि दिमाग में सोचो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर होता है 5 का, लेकिन उनके क्यूब का अंतर होता है 335। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ए की वैल्यू 7 है और अगर बी की वैल्यू 2 है, रख के देखते हैं, तो यहां होगा 7 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। इधर देखो 7 माइनस 2, तो 5 तो मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 तो मिल गया। लेकिन क्या ये वाली वैल्यू भी 335 के बराबर आ रही है कि नहीं? तभी तो वैल्यू सही मानी जाएगी कि ए की 7 सही है और बी की 2 सही है। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343 और 2 का क्यूब होता है 8। तो अगर मैं 43 में से 8 घटाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा 335। यानी कि जो वैल्यू हमारे माइंड में आई थी वो वैल्यू बिल्कुल ठीक है कि ए की वैल्यू होगी 7 और बी की वैल्यू होगी 2। तो अगर आप डायरेक्ट यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा 7 प्लस का 2, यानी कि आपका 9 हो जाएगा राइट आंसर। तो एक तो ये मेथड है जिसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग से सोचना पड़ता है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जो इन दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है कि भैया अगर मान लो हमें वो वैल्यूज नहीं पता चली, हमारे दिमाग में नहीं आई, तो फिर हम कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, है ना? तो वो भी सिखा देता हूं मैं आप लोगों को। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना है और आपको वैल्यूज दिमाग में नहीं आ पा रही हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे? वैल्यूज दिमाग में आ गई फिर तो बहुत ही बढ़िया है। समझ पा रहे हो कि नहीं आप मेरी बात को? अगर वैल्यूज माइंड में आ रही है तो हमारा टाइम बच जाएगा, खत्म। लेकिन अगर मान लो नहीं आ रही और क्वेश्चन हमें फिर भी करना है, तो फिर क्या करते हैं? तो ध्यान से सुनो। हमें यहां पर दो चीजों की वैल्यू पता चल पाई है क्वेश्चन से। क्या पता लगी है? एक तो यह पता लगा है कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब की वैल्यू है 335, और एक हमें यह पता लगा है कि a माइनस बी बराबर है 5। ये तो हमें क्वेश्चन से ही पता लगा है ना। हम इन दोनों वैल्यू को लिख लेते हैं एक जगह। हमें मालूम है कि भैया a क्यूब माइनस का बी क्यूब की वैल्यू है 335 और a माइनस बी की वैल्यू है 5, और हमें निकालनी है a प्लस बी की वैल्यू। तो एक बात बताओ, आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, ये वाला। ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब आप क्या करो, खाली इनकी वैल्यूज पुट कर दो और आंसर आता जाएगा। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब। a क्यूब माइनस का बी क्यूब की पूरी वैल्यू कितनी है? a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है 335, वो लिख दो 335 माइनस 3ab, और a माइनस बी की वैल्यू है 5, वो लिख दिया 5। अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 का क्यूब हो गया 125, ये हो जाएगा 335 माइनस 5 दिया 15ab। डन। तो अगर आप यहां से 15ab की वैल्यू निकालोगे, माइनस का 15ab, तो ये 335 उधर चला जाएगा, यानी कि माइनस के 335 में से 125 प्लस का हट जाएगा। तो बचेगा कितना? 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 15ab की वैल्यू आएगी माइनस 15ab बराबर आएगा माइनस का 210। तो ये कट गए, तो ab की वैल्यू कितनी आएगी? ab की वैल्यू आएगी 210 बटे में 15। 15 से काट लो, 15 एकम 15, 15 चौक 60। अब आप ध्यान से सोचो, ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जिनको गुणा करने पर 14 आता है? ab की वैल्यू 14 आ रही है, और जिनको घटाने पर आपस में 5 आता है। अब आपको समझ में आ जाएगा ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनको गुणा करने पर तो 14 आता है और उनको घटाने पर 5 आता है। तो आप बोलेंगे भैया वो होगी 7 गुणा में 2 14, और 7 में से 2 गया तो 5। यानी कि क्लियर हो गया कि a की वैल्यू होगी 7 और b की वैल्यू होगी 2।
तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 + 2 यानी कि 9 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बड़ी बढ़िया से। दोनों ही मेथड से मैंने आपको सिखाने और समझाने की कोशिश की है ना। एक मेथड था वैल्यू पुटिंग मेथड, अगर ये एग्जाम में माइंड में आ जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले है। अगर वैल्यूज ऐसे समझ में नहीं आ पा रही हैं आप लोगों को तो फिर आप इस मेथड से करना, ठीक है। ये भी टफ मेथड नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। अगर आपको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना, जोड़ घटाव करना आता होगा तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। ओवरऑल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके डन, समझ आ रहा है सभी बच्चों को अच्छे से? एक बार बता दो मुझे कमेंट में कि हाँ भैया समझ आ रहा है अच्छे से। वैल्यू पुटिंग मेथड भी बता दिया, पूरा डिटेल में सॉल्व करने वाला मेथड भी बता दिया। ओके अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना वो अपने आप में बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करना अच्छे से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर जल्दी से ये रहा, जल्दी से करके दिखाएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर a, b और c कोई एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है x की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 0 के दे रखा है। यह कोई एक क्यूबिक इक्वेशन है ना, कोई समीकरण है और इसको सेटिस्फाई क्या करना है a, b और c, यानी कि a, b और c इस पूरे समीकरण के मूल हैं, रूट्स हैं। क्या है a, b और c इस पूरे समीकरण के रूट्स हैं, यानी कि अगर आप यहां पर x की जगह a रख दो, चाहे b रख दो, चाहे c रख दो, तीनों वैल्यूज जब आप रखोगे तो वो पूरी वैल्यू को 0 बना देंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में c की वैल्यू क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को टिक कर लो, 2 स्टार बना लो इस पर। इसको 2 बार करना आप लोग, हो सकता है कि कुछ बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आए, तो 2 स्टार का मतलब 2 बार में समझ आएगा, लेकिन मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? बोलो हां कि ना, बताओ जल्दी से फास्ट। अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हमने ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x सॉरी प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0, ये ले ली। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। यही कहूंगा, 4x में से एक x गया 3 और 4 एकम माइनस का 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे भैया x कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे x प्लस 4। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे x प्लस का 4। आप बोलोगे दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, तो x प्लस 4 और x माइनस 1 बराबर आ गया 0 के। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस का 4 और x की वैल्यू आ गई प्लस का 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस इक्वेशन के -4 और प्लस ये 1 इसके रूट्स हैं, माइनस का 4 और प्लस का 1 इसके रूट्स हैं। तो देखो मैं क्या इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, इसके रूट्स को? बोलो हां कि ना, पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो अगर आपका प्लस में रूट आ रहा है, आंसर x की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो यहां पर x के साथ अंदर माइनस में लिखा गया है इसको, और अगर x की वैल्यू माइनस आ रही है तो अंदर इसको प्लस में लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी देखो ध्यान से, ये सब प्लस में है, इसका मतलब ये x के साथ माइनस में लिखे जाएंगे, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ये इसके रूट्स होंगे। अगर आप इस इक्वेशन के रूट्स लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे, x माइनस का a मल्टीप्लाई x माइनस का b इंटू एक्स माइनस का c। जैसे अगर 4 माइनस का 4 और प्लस 1 का रूट है, तो इस इक्वेशन को हमने क्या लिखा है, x प्लस का 4 x माइनस का 1। तो अगर यहां पर ये तीनों ही रूट प्लस में दे रखे हैं, इसका मतलब अंदर ये तीनों माइनस में रहे होंगे, दिख रहा है कि नहीं? तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं पूरी को, तो क्या लिख सकता हूं, ये पूरी इक्वेशन बराबर होगी x माइनस का a इंटू एक्स माइनस का b इंटू एक्स माइनस का c। ये बात मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है पूरी बात।
अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए ना, पहले ये देखो जिसकी वैल्यू पूछी है उसे हम कैसे कर सकते हैं। अगर जिसकी वैल्यू हमसे पूछी है वो है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसकी वैल्यू पूछी है। इसको जरा सॉल्व करके देखो ये कितने के बराबर आ रहा है। तो नीचे एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, ए से ए कट जाएगा तो यहां खाली बचेगा बी सी, प्लस बी से बी कट जाएगा यहां बचेगा ए सी, प्लस सी से सी कट जाएगा यहां बचेगा ए बी। यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली, ये बराबर आ रही है बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन में ए बी सी के। ठीक है, और अगर ए बी और सी इस पूरी इक्वेशन के रूट्स हैं तो मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। ये तो आएगी, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसका इसमें कर लो। तो x का करोगे तो यहां क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स। अब a का कर लो तो माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी। क्लियर, ठीक है कि नहीं। अब इस पूरे का किससे होना है, इस पूरे का मल्टीप्लाई होना है x माइनस सी से। तो कर लो भैया x, पहले x का x से करोगे तो क्या आएगा, x का क्यूब आएगा, माइनस बी एक्स का x से होगा तो क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर आएगा। फिर x का इससे होगा तो क्या आएगा, माइनस का ए एक्स स्क्वायर आएगा, और इससे होगा तो क्या आएगा, ए बी एक्स आएगा। अब माइनस के c का करोगे तो क्या आएगा, माइनस का सी एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा ये बी सी एक्स, माइनस का इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस में ए सी एक्स, और इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा, माइनस का ए बी सी बराबर ये सारी चीज इधर दे ही रखी है। तो आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बिल्कुल इस जैसी आएगी निकल कर। कैसे आएगी, लिखो, यहां आएगा एक्स क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर कहां से दिख रहा है आपको, इसमें से एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें से भी दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या, इसमें से भी दिख रहा है। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसे ही आप देखो एक्स किस में से कॉमन आ रहा है, इसमें से एक्स आ रहा है, इसमें से आ रहा है, और इसमें से आ रहा है। अगर मैं इन तीनों में से एक्स कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और बाहर बचेगा एक्स और माइनस का ए बी सी। अब आप इनकी तुलना कर लो इसकी किससे, ये बराबर था एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 के। अगर आप दोनों तरफ से तुलना करेंगे तो देखो ध्यान से, इधर भी एक्स क्यूब इधर भी एक्स क्यूब। ओके, देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर है a प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर है सिर्फ 3, आगे यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, यानी कि ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर होगी, a प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर होगी, तो आप बोलोगे 3 के बराबर होगी भैया तुलना करने पर। आगे चलो, यहां पर भी x है यहां पर भी x है, तो यानी कि ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर हो गई, ये पूरी वैल्यू बराबर होगी 2 के, यानी कि भैया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आ गया 2 के। और देखो यहां पर है माइनस का ए बी सी, ये प्लस का 1, यानी कि ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 के बराबर। तो आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, बस ये वाली चीज की वैल्यू पुट कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है 2, तो ऊपर तो आ गया 2, नीचे ए बी सी की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस का 1, यानी कि इस पूरे की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई माइनस का 2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये मजेदार क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, इसमें तुलना करनी थी दोनों ही इक्वेशंस की, उसके बाद अपने आप 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू आ जाती माइनस का 2। एक बार मैं दोबारा से आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर a b और c इस पूरी इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम a b और c को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी जो होंगे वो इस पूरे इक्वेशन के बराबर होगी। यही लिखा है मैंने पहले, देखो x माइनस का a इंटू एक्स माइनस का b इंटू एक्स माइनस का c बराबर है इसी पूरी इक्वेशन के। मैंने क्या किया, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके लिखा, इन तीनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी वैल्यू आई निकल के, ये वाली पूरी। अब मुझे क्या चाहिए था, पहले एक्स क्यूब वाला टर्म चाहिए था तो एक्स क्यूब वाला मिल गया मुझे, फिर मुझे एक्स स्क्वायर वाला टर्म चाहिए था तो मुझे एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल गया, यानी कि इसके आगे जो भी होगा वो -3 के बराबर, वो प्लस में 3 के बराबर हो जाएगा। फिर मुझे x वाला टर्म चाहिए था तो x वाला टर्म मिल गया, यानी कि ये पूरी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, और बचा हुआ जो भी होगा वो a b c की वैल्यू आएगी। यही मैंने यहां से निकाल ली,
यहां पुट कर दी और मेरा आंसर आ गया -2। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, ओके, सभी को समझ आया? जिसको नहीं आया हो एक बार जरूर देख लेना, बैक होने का ऑप्शन आता है, एक बार जरूर देखना है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इतना ही है आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच। कल फिर से आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। ओके, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों और अपनों का ध्यान रखिए। ठीक है, एक बार जिनको आज की किसी क्लास का कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा हो कि नहीं भैया एक बार और पढ़ना है इसको, तो वो जरूर बैक में जाकर उस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो कि भैया ये चीज दोबारा से एक बार और बताओ। लेकिन मैंने इतने प्यार से, इतने खोल खोल के समझाई हैं चीजें कि आपको आ गई होंगी समझ में, है ना? तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, है ना? खुश रहिए। चलिए सभी को बाय बाय। ओके, बाय बेटा।